हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना केस कैसे खुद लड़ सकते हैं बिना किसी एडवोकेट की। इफ़ यू डोंट हैव अ लॉयर, डोंट वरी, आई विल टेल यू हाउ टू डील विद इट। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई फाइट माई ओन केस? क्या मैं अपना केस खुद से लड़ सकता हूँ? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। दिस इज कॉल्ड बीइंग अ पार्टी इन पर्सन। आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। इसको ऐसे माना जाएगा कि पार्टी इन पर्सन मतलब पार्टी जो है, जो कि कोर्ट के अंदर वो खुद अपना पैरवी कर रही है। भारतीय अदालतों में आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। लीगल देखिए, इसका बेसिस क्या, आपको ये पावर मिली कहाँ से है? देखिए, सेक्शन 32 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट है, दैट अलाउज द कोर्ट टू परमिट एनीवन्स टू अपीयर इन देयर ओन केस। तो सेक्शन 32 है जो कि एडवोकेट एक्ट का ही ये कहता है, वही आपको परमिशन देता है कि कोई भी जो है अपीयर हो सकता है अपने खुद के केस में। दैट मीन्स यू कैन डिफेंड। कॉन्फिडेंस इसकी, ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज़ है। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो फिर आप अपना केस लड़ेंगे कैसे? तो मेन चीज़ क्या होती है, यू नो योर फैक्ट्स बेटर देन एनी वन एल्स। क्योंकि आपका केस है, आप उसकी सच्चाई को, उसके सारे सबूतों को बड़े अच्छे से समझते हैं। तो आपके देखिए, अब जो नई नई चीज़ें आ चुकी हैं तो उनका ज़रा समझ में हमें आनी चाहिए कि भाई नए नए एक्ट आ गए हैं, तो उनसे हमें थोड़ा सा एक्विंट हो, क्या बोलते हैं, फेमिलियर होना ज़रूरी है। ठीक है, बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले आपका आईपीसी था। ठीक है, तो इसने जो कि क्राइम को डिफाइन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आईपीसी को ये बदल के आया है। फिर आपका बीएनएसएस है, जो कि पहले के टाइम पे सीआरपीसी था, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो है कोर्ट का प्रोसीजर, कोर्ट में क्या कैसे चीज़ें कैसे कैसे चलती हैं, सारा जो है स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसने, जैसे मैंने कहा, रिप्लेस किया है सीआरपीसी को। फिर आपका बीएस है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पहले क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट था। ठीक है ना, तो ये एविडेंस लॉ की बात करता है। तो इसके अंदर बता रखा है किस किस तरह के सबूत हैं, किन किन तरीके से सबूतों को माना जाएगा, ठीक, कोर्ट के अंदर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तीनों एक्ट, अगर ये क्रिमिनल मैटर के अंदर आप अपना वो चीज़ करें, तो बाकी मैं सिविल का भी आपको बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है, पहला कदम आपको तैयारी, प्रिपरेशन ज़रूरी है अपने केस के लिए। एडवोकेट भी करते हैं। नो द फैक्ट्स, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट डेट वाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है मतलब मैं सर से लेके पैर तक की अगर मैं बात करूं तो पहले आप जो पेट की नाभि की बात करें और फिर जो है घुटने की और फिर जो है सीधा सर की, ऐसे नहीं। एक बार जो है शुरू से लेके, मतलब जो पीछे के इवेंट्स हैं उनको जो है डेट वाइज आपको बताते आना है। ठीक है, जो पीछे से घटना होती हुई आई है और जो आज के टाइम पे प्रेजेंट में जो लास्ट जो हुआ है तब तक का। ठीक है, एक डायरी बनाए और घटना की तारीख लिखे। ठीक है, मेक अ डायरी, उसकी क्रोनोलॉजी जो होती है वो प्रॉपर लिख लें। गैदर डॉक्यूमेंट्स, जो 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 भी आपका केस है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करें। जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं, ईमेल्स हो सकते हैं, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, और रीड द लॉ। ठीक है, यूज़ बीएनएस टू फाइंड विच सेक्शन अप्लाइज टू योर प्रॉब्लम। तो आपको जो है कानून का पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्रिमिनल लॉ है तो उसमें आपको बीएनएस के अंदर आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। टिप है, देखिए, ऑर्गेनाइज पेपर्स, हाफ द बैटल वॉन। अगर आपने अपने पेपर्स वगैरह इकट्ठे कर लिए तो आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। दूसरा स्टेप है, देखिए, ड्राफ्टिंग। आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अपने केस में चीज़ें वहाँ पे कोर्ट में लिखित में चलती हैं, बोल के नहीं चलती हैं। तो मान लीजिए पुलिस कंप्लेंट है, ठीक है, एफआईआर, तो वो सेक्शन 173 बीएनएस में जो है दर्ज होगी। ठीक है, अगर पुलिस एफआईआर लिखे तो एसपी को आपको लिखनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, स्टार्ट हेयर फॉर सीरियस क्राइम लाइक थेफ्ट और असॉल्ट। क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं और इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करना ही पड़ता है। नहीं करता है तो आप उसको एसपी के पास जाइए, नहीं तो ये रहा आपके पास दूसरा ऑप्शन, आप कर सकते हैं कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट को भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका सेक्शन है 223 बीएनएसएस का, तो ये भी आप पढ़ लें। सीधे जज साहब के पास शिकायत आप लेके जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर पुलिस ने और जो आपका एसपी है, डीएसपी है, उन्होंने आपकी कंप्लेंट नहीं ली डायरेक्टली, ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपका धीरे धीरे जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपका क्या केस है, आपको मैं जो है हर तरह से जो है तैयार कर देता हूँ।
ताकि आपका कैसा भी केस हो उसको आप आसानी से लड़ सकें। देखिए स्टेप 3 है फाइलिंग। आप अपने केस को दाखिल कैसे कराएंगे, कोर्ट के अंदर आ जाएगा कैसे, तो वो आपका देखिए तीसरा कदम है। तो पिटिशन हो गई आपकी, कंप्लेंट जो हो गई, ठीक है, उसके 2 से 3 कॉपीज़ आप कराएं, यूजली वो रिक्वायर होती हैं, ठीक है। जिन स्टेट के अंदर ग्रीन लीगल पेपर चलता है वहाँ, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर मैं बता देता हूँ A4 शीट चलती है, तो आपको कोई कलर का वो नहीं है, लेकिन जिस 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 भी स्टेट के हैं आप वहाँ पे एक बार जाके पता कर लें कि किस पेपर पे जो है प्रिंटिंग होती है। फिर आपको देखिए एफिडेविट, शपथ पत्र, ए सॉन स्टेटमेंट दैट यू कंटेंट्स आर ट्रू। तो आपको एक जो है शपथ पत्र भी देना होता है कि जो आपने पिटिशन के अंदर लिखा है, जो आपने कंप्लेंट के अंदर लिखा है वो क्या है, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है ना, आपकी नॉलेज के हिसाब से। वकालतनामा देखिए, यू फाइल ए मेमो ऑफ अपीयरेंस सिंस यू आर इन, कि क्योंकि देखिए आपका खुद का केस है तो आपको इसमें वकालतनामा नहीं देना। वकालतनामा सिर्फ एडवोकेट के और क्लाइंट के बीच का एग्रीमेंट होता है कि वो आपकी तरफ से लड़ रहा है, पर क्योंकि आप खुद से अपना दे रहे हैं तो आपको सिर्फ मेमो ऑफ अपीयरेंस देना है। तो वो आपको वहीं से जो है फोटोकॉपी की दुकान से ये मिल जाएगा, एक पेपर होता है, उसको भर ले। ई फाइलिंग देखिए, मोस्ट कोर्ट्स, अब जो है दिल्ली के तो सारे कोर्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो आप जिस भी कोर्ट के हैं वहाँ से आप पता कर लें, कहीं ऑनलाइन तो फाइलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो सारे कोर्ट आज के टाइम पे कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन फाइलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, तो चेक करना है आपको ई कोर्ट का पोर्टल, ठीक है। फाइलिंग काउंटर पर जाकर जो है आप स्क्रूटनी क्लर्क से मिलें, जो कि वो बताएगा कि आपके केस के अंदर सब कुछ जो है ठीक है। तो अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको ऑब्जेक्शन बता देगा, ताकि आप चीज़ें पूरी कर लें। अब देखिए स्टेप 4 है, यहाँ आप आ जाते हैं अपना केस को पूरा, मतलब अब जो है क्या है कि केस कोर्ट के अंदर आ चुका है, पहली आपकी तारीख आ गई है, तो फर्स्ट हियरिंग है कोर्ट की। डोंट बी नर्वस, द जज इज़ देयर टू लिसन, ठीक है। खासकर जो अगर आप पार्टी इन पर्सन आप खुद से अपना केस करें तो जो जज आपको इनकरेज करेगा ना कि डिस्करेज करेगा, तो आप नर्वस बिल्कुल ना हो। गोल देखिए क्या है, गेट योर केस एडमिटेड और रजिस्टर्ड। आपको जो है बहुत ही शांति से और अपने सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट्स की बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना केस एडमिट कराना है, रजिस्टर कराना है, ताकि जो है दूसरी पार्टी को सम्मन हो सके। अब देखिए एविडेंस आपको देखिए समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि जो दस्तावेज जो होते हैं, जैसे कि अंडर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है सेक्शन 2 क्लोज 1 और उसके ई के डॉक्यूमेंट जो है इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मैप्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट होंगे जिन्हें वो क्या हो सकता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई जो है ईमेल की कॉपी, ठीक है, और सेल डीड, जो भी आपका एग्रीमेंट्स, जो भी आपके जो है सब है, ठीक है, मैप्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट्री क्या है, एविडेंस। तो इनको आप अपने कोर्ट में जरूर लगाएं। ओरल एविडेंस क्या होता है, देखिए जो मौखिक चीज़ें रहती हैं, तो मौखिक गवाही को कहते हैं। तो स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस डायरेक्टली इन कोर्ट मस्ट बी डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो अभी आपके सामने मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने उस घटना को घटते हुए देखा है, कुछ एग्रीमेंट होते हैं जिसकी किसी किन्हीं व्यक्ति के सामने वो एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो वो एज ए विटनेस ये बता सकते हैं कि भाई हमारे सामने ये एग्रीमेंट हुआ था, या मेरे सामने इसको पीटा था, समझ रहे हैं। तो ये ओरल एविडेंस होता है, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो कि जैसे मैंने पहले बताया कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं। तो जितना भी आपका ईमेल, चैट, सीसीटीवी, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब आज के टाइम पे मॉडर्न समय में सारी की सारी क्या है, एक्सेप्ट होती हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एविडेंस आपको पता होने चाहिए। देखिए डिजिटल एविडेंस का रूल समझ लीजिए अपना। इसके अंदर क्या होता है, देखिए सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि कहता है कि भाई ये रूल कहता है इफ़ यू ब्रिंग अ प्रिंट आउट ऑफ अ चैट और ईमेल यू मस्ट अटैच, ठीक है। तो रूल यही है कि अगर आप किसी भी ईमेल का प्रिंट आउट लगा रहे हैं तो कोर्ट कैसे माने कि भाई आप जो है सही दे रहे हैं, नहीं दे रहे, नहीं तो आपको अपना कंप्यूटर लेके आना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। तो इसलिए आप उसका प्रिंट लगाते हैं, उसके साथ में सर्टिफिकेट लगाते हैं, ठीक है, उसी कॉपी, और साथ में ये लिखा होता है कि वो सब कुछ ठीक है। बिना सर्टिफिकेट के क्या, देखिए व्हाट्सएप चैट कोर्ट में सबूत नहीं मानी जाएगी। आपके पास कितनी भी अच्छी वीडियो हो, ऑडियो हो, सब कोर्ट को दिख रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, लेकिन कोर्ट उसको नहीं मानेगी अगर आपके पास ये 63 का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये द सर्टिफिकेट क्या है, सिंपली स्टेट्स दैट द डिवाइस, फोन, कंप्यूटर वॉज वर्किंग प्रॉपरली एंड इन योर लॉफुल कंट्रोल। तो आप ये बताते हैं कोर्ट को कि जिस डिवाइस के अंदर ये रिकॉर्ड है, जिसके अंदर ये ऑडियो, वीडियो या ईमेल है,
ये बिल्कुल जो है सही आदमी के पास थी और बिल्कुल जो है इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये शपथ दी जाती है इसके अंदर। अब देखिए आपका जो केस है उसमें देखिए क्रॉस एग्जामिन होगी, ठीक है, गवाहों को आपको जांचना होगा। जो दूसरी पार्टी अपनी तरफ से गवाह लेके आएगी उनका आप उनसे आप सवाल जवाब करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उनसे, उनको गलत साबित करने के लिए आप साबित करेंगे कोर्ट के अंदर। देखिए पर्पस क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन का, टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ द विटनेस, गवाह के झूठ को आपको पकड़ना होता है। की स्ट्रेटेजी है देखिए, नेवर आस्क अ क्वेश्चन इफ़ यू डोंट नो द आंसर। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, इस तरह कई वीडियोस हैं उसमें और काफ़ी अच्छे सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वो चीज़ें कभी नहीं पूछनी चाहिए विटनेस से जिसका आपको भी नहीं पता कि वो क्या आंसर देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर गलत आंसर देगा तो आपको आपके केस को दिक्कत कर सकता है। सैम्पल क्वेश्चन देखिए, जैसे कि गलत तरीका है, डिड यू हिट हिम, आप उसे पूछ रहे हैं क्या आपने मारा उसे, तो ही विल से नो, बोलेगा नहीं मारा, ठीक है ना, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, हाउ फार वर यू स्टैंडिंग, कितना दूर खड़े थे आप, देन हाउ कुड यू सी द इंसिडेंट क्लियरली, ठीक है ना। तो आप फिर ये कह सकते हैं ना भाई तूने फिर देखा कैसे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको घंटे 2 घंटे में जो है अच्छे से, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही एक कला है, ठीक है ना, हर किसी को अच्छे से नहीं आती है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। तो सवाल आपको ऐसे पूछने जो उनकी कहानी में छेद कर दें, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए केस है चीटिंग का, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सिनेरियो है, यू पेड 1 लाख फॉर अ लैपटॉप बट द सेलर डिसअपियर। ऑफेंस क्या हुआ इसके अंदर, चीटिंग है, ठीक है। तो आपने जो है 1 लाख रुपए दिए लैपटॉप के, पर जो है सेलर क्या हुआ भाई 1 लाख का लैपटॉप खरीदा और सेलर ही यहाँ पे गायब हो गया। तो यहाँ पे ऑफेंस कौन सा कमिट हुआ है, चीटिंग का, धोखा हुआ आपके साथ। सेक्शन इसमें 318 का क्लोज 4, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी, ठीक है। तो ये उसका उसके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा। देखिए पुराना इसमें देखिए कानून जो था वो पहले 400 BC कहते थे ना, धोखाधड़ी, तो वो आज के टाइम पे जो सेक्शन 318 है। एक्शन देखिए इसके अंदर क्या है कि फाइल FIR अंडर सेक्शन 173, ठीक है, बताना है कि भाई BNS जो सेक्शन 318 है उसकी चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ धोखा हुआ है, तो आपको अपनी कहानी और जो बैंक स्टेटमेंट लगानी है जिसकी आपने पेमेंट करी है, बिल लगाना है उसका, ठीक है, लैपटॉप का, तो ये आपका केस हो जाएगा। अब देखिए डेफोमेशन का अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, जो जिसे हम कहते हैं मानहानि। सिनेरियो है, समवन पोस्टेड लाइज अबाउट यू ऑन सोशल मीडिया टू रूइन योर लाइफ, ठीक है। तो ऑफेंस क्या हुआ इसके अंदर देखिए, डेफोमेशन हुआ। सेक्शन जो लगेगा इसके अंदर 356 लगेगा BNS का, जो बताता है कि डेफोमेशन मानहानि किसे कहते हैं। इसके अंदर देखिए पनिशमेंट क्या रहेगी, 2 साल तक की पनिशमेंट है, उसमें यहाँ तक कि जो है कम्युनिटी सर्विस भी इसके अंदर इंक्लूड है। नोट करने वाली बात है कि देखिए कम्युनिटी सर्विस जो अब क्या है नई चीज़ आई है BNS के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कोर्ट रूम के मैनर्स आपको पता होना चाहिए, कोर्ट के अंदर बिहेव कैसे करना चाहिए। ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या पहना होना चाहिए आपने, आप बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहन के जाएं, वाइट शर्ट पहन लें, डार्क ट्राउज़र पहन लें, ठीक है। ब्लैक कोट और बैंड बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि आप जो है लॉयर नहीं है, वो सिर्फ लॉयर्स के लिए है। अब देखिए एड्रेस कैसे करना है जज को, तो कॉल द जज योर ऑनर, सर मैम भी कह सकते हैं, ठीक है। लॉर्डशिप, अगर मेल मेल जज साहब हैं तो उनको लॉर्डशिप कह सकते हैं, अगर फीमेल जज साहब हैं तो उनको कह सकते हैं लेडीशिप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको सर मैम भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शांति बनाए रखें और जो है प्यार से बोलें ताकि जो है आपकी बातों को जो है ठीक से सुना जा सके। पंक्चुअलिटी देखिए, समय पे जाना बहुत ज़रूरी है। रीच कोर्ट बाय 10, चेक द डिस्प्ले बोर्ड फॉर योर आइटम नंबर, बाहर ही कोर्ट के लगा रहता है, ठीक है, आपका केस कौन से नंबर पे लगा हुआ है, तो जो है समय पे पहुँचे। जहाँ बाकी जो है शादी ब्याह ना इसको समझें। योर राइट्स, आपके देखिए क्या क्या अधिकार हैं। राइट टू डिफेंड, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ये सब जो है कानून ने आपको ऑलरेडी दिया है। सेक्शन 340 BNSS देखेंगे तो आपको राइट टू डिफेंड है, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हैज़ अ राइट टू बी डिफेंडेड, तो जिसके ऊपर भी कोई मुकदमा लगाया गया है वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, उसका ये अधिकार है। इवन जो है जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपको ना फंडामेंटल राइट भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास राइट टू डिफेंड है, इसे कहेंगे बचाव का अधिकार।
देखिए फ्री लीगल एड, अगर मान लीजिए सेक्शन 341 के अंदर है, BNSS के अंदर, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर द कोर्ट मस्ट प्रोवाइड वन फॉर यू एट द स्टेट एक्सपेंस। अगर आप कोई एडवोकेट नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको स्टेट जो है खुद के खर्चों पे आपके लिए एडवोकेट करा के देगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे बोलेंगे फ्री में लीगल एड। एड मतलब मदद, तो मुफ्त कानूनी सहायता। मिस्टेक टू अवॉइड, क्या गलतियां नहीं करनी है। बीइंग इमोशनल, ठीक है, कोर्ट लुक्स एट फैक्ट्स नॉट टीयर्स, कीप इट लॉजिकल। देखिए कोर्ट वहाँ पे रोने धोने का नहीं, कि जितना ज़्यादा रोओगे, जितना ज़्यादा ड्रामा दिखाओगे, उतना जल्दी कोर्ट आपको मानेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट हो सकता है 2 मिनट के लिए आपके सहानुभूति दे दे, लेकिन जब जिस दिन फाइनल डिसीजन होगा ना, उस दिन आपका केस रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। तो कोर्ट में ड्रामा नहीं चलता है। तो ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं इनको घर पे रख के जाएं, सिर्फ लॉजिकल रीजनल आर्गूमेंट ही वहाँ पे दें, ठीक है। स्किपिंग डेट्स, नेवर मिस अ हियरिंग, अ वारंट कैन बी इशूड अगेंस्ट यू, ठीक है ना। तो आपको कभी भी अपने केस की डेट को नहीं भूलना है, उसको हमेशा लिख के लेके जाना है, ठीक है, नहीं तो वारंट इशू हो जाता है आपके खिलाफ ही। डिसरिस्पेक्ट, भाई आप जो है आर्ग्यू करते वक्त जो है जज के साथ में कभी भी क्या है, डिसरिस्पेक्ट ना दिखाएं, नहीं तो आपका केस जो है वहीं पे दिक्कतों में आ जाएगा। देखिए इनकम्प्लीट फाइल, ऑलवेज कैरी 3 सेट्स ऑफ योर फाइल, हमेशा जो है अपने केस की 3 फाइलें होनी चाहिए, ठीक है, 3 सेट होने चाहिए उसके, ताकि जो है कभी भी दिक्कत ना हो। अगर किसी भी तरह का आप कोई सवाल अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। किसी भी तरह की और भी कुछ चीज़ें रह गई हों आपके मन में, प्रैक्टिकली कुछ जानना चाहेंगे, भाई मेरा केस यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा ये मैटर है, तो आप एक बार बताएं, मैं आपको बता सकता हूँ जो जिसमें कि आप खुद से अपना मैटर खुद से हैंडल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।